नमस्ते भाई और बहनों, वंदे मातरम। मैं हूँ सीए राम लक्ष्मण नौलखा फ्रॉम मुंबई, भारत विकास परिषद। विकास मित्र सीए राम लक्ष्मण नौलखा। आजादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है और मुंबई प्रांत की तरफ से हमने 35 एपिसोड भारत के दर्शन के लिए, भारत की संस्कृति, भारत के आचार विचार, राजनीति, धर्म, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के हमने एपिसोड राम लक्ष्मण गुड लाइफ पर पेश किए हैं। भाई और बहनों, आज हम लेकर चल रहे हैं एक बार फिर से भारत को जानो, और ये बुक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है भारत विकास परिषद। नया एडिशन आ चुका है मार्केट में और ये सिर्फ अवेलेबल है भारत विकास परिषद के पास। इसकी वेबसाइट पर आप विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं www.bbpindia.com। तो आइए हम चलते हैं भारत की जानकारी के लिए। आज कुछ क्वेश्चन जो हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में बहुत निखार भी लाएंगे और आपको बोलने की एक शक्ति देंगे, एक पावर देंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज देंगे। आप कंपटीशन में हो या फिर स्कूल में हो या डिबेट में हो या पॉलिटिक्स में हो या राजनीति में हो या प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, भारत की जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को राम लक्ष्मण गुड लाइफ को देखते रहिए। अब हम चलते हैं आज एपिसोड नंबर 75 एपिसोड का हमारा संकल्प है। अब ये जो 35 नंबर है एपिसोड, पहला क्वेश्चन है, किस वेद में कृषि पद्धतियों का वर्णन मिलता है? भाई और बहनों, हम क्वेश्चन भी बोलेंगे और जल्दी से उसका आंसर भी देंगे, ताकि आप उसको एक बार में, 2 बार, 3 बार अगर सुनेंगे और नोटिस करेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में और दिल में वो जानकारी अच्छे ढंग से बस जाएगी। मैं भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। इस वेद में कृषि पद्धतियों का, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स का वर्णन मिलता है। वेद, 4 वेद हैं हमारे, और उस 4 वेद में से कौन से वेद में ये पूछ रहा है सवाल जो हमने पूछा है। और भारत की संस्कृति, भारत का आधार ही हमारे वेद हैं। भाई और बहनों, आंसर है ऋग्वेद। करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। दूसरा सवाल है, मौर्य काल में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि आर्थिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और आर्थिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? आंसर हमें ये ढूंढना है। भाई और बहनों, आपको बता दूं, ये भारत विकास परिषद का पब्लिकेशन है और इसमें बहुत अच्छे चैप्टर, बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, अलग अलग फील्ड की जानकारी दी है, और वही जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अलग अलग तरीके से अंतरिक्ष की है, धर्म एवं संस्कृति की है, साहित्य की है, राजनीति है, भूगोल और अर्थव्यवस्था, इतिहास, परिचय है भारत का, और खेल कूद, महत्वपूर्ण तिथियां, सम्मान एवं पुरस्कार, भारतीय सुरक्षा बल, महापुरुषों के बचपन के नाम, सपूतों के माता पिता, भारत विकास परिषद की भी जानकारी, धर्म, ध्येय वाक्य, शिक्षण संस्थान, भूतपूर्व अध्यक्षों के नाम, विशिष्ट पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद, राष्ट्रीय पशु वृक्ष वसूलों के नाम, पदासीन अधिकारियों, राजनेताओं के नाम, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारी, और तो और योग आपके स्वास्थ्य और आपकी सुंदरता के लिए। तो भाई और बहनों, मेरा ये सवाल था, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य आर्थिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? दिस इज द कोड वर्ड, आंसर इज वार्ता। याद रखिए, वार्ता। तीसरा सवाल है, प्राचीन भारत में शिल्पकारों एवं व्यवसायियों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था? शिल्पकारों
एंड व्यवसायियों के संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है श्रेणी। करेक्ट आंसर है श्रेणी। तो 3 सवाल अभी मैंने आपसे किए। पहले का आंसर था ऋग्वेद, दूसरे सवाल का आंसर था वार्ता, तीसरे सवाल का आंसर है श्रेणी। चौथा सवाल है, गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में। और गुप्त काल कौन सा और कौन से सैकड़ों वर्ष पहले का है, ये तो आप और हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सवाल है, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? अगर आप में से कोई है तो आंसर दे इस सवाल को सुनने के बाद। आंसर है दिनार। दिनार। 5वां सवाल है, किस शासक ने भारत में पहली बार रुपये के नाम मुद्रा जारी की थी? भाई और बहनों, आज के डेट में रुपया, जो हम कहते हैं नोट, करेंसी, तो रुपया नाम किसने और किस शासक ने पहली बार भारत में इस नाम की मुद्रा जारी की? रुपया नाम की मुद्रा। भारत आजाद हुआ है 1947 में, तो नेचुरली 47 के बाद तो नहीं है। किस शासक यानी कि पहले शासक का नाम पूछा है। भाई और बहनों, आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। 6वां सवाल है, भारत में प्रथम संपूर्ण स्वदेशी बैंक कब स्थापित हुआ? स्वदेशी बैंक पहली बार कब स्थापित हुआ भारत में? अभी चल रहा है 2022। कितने वर्षों पहले? नेचुरली आजादी के पहले। आंसर है 1894 ईस्वी में। भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक का नाम क्या था? आंसर है, आप सब जानते हैं, अभी भी नाम है वो बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक का पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? आज क्या नाम है और पहले क्या नाम था? तो पहले का नाम मैंने आपको पूछा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहला नाम था। अब उस बैंक का नाम बदलकर आज की परिस्थिति में क्या उस बैंक का नाम है? बहुत ही पॉपुलर बैंक है, सरकारी क्षेत्र का बैंक है, और नेटवर्क इंडिया और अब्रॉड जगह जगह नेटवर्क है। भाई बहनों, याद रखें, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 9वां सवाल है, भारत में रुपए का 10 मलीकरण किस वर्ष में किया गया? 10 मलीकरण किस वर्ष में किया? रुपए का 10 मलीकरण। आंसर है 1 अप्रैल 1957, यानी कि आजादी के ठीक 10 साल बाद। भारत में 10वां सवाल है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आपने भी पेपर में, न्यूज में, अलग अलग कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल लिटरेचर में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, जो प्लान करता है, नीति निर्धारण करता है। भाई बहनों, ये था पहला, इन्होंने सवाल पूछा, पहला योजना आयोग कब हुआ? वो हुआ है 1950। भारतीय 11वां सवाल है, भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था में क्या बड़ी सोच है जो हम आधार मानकर हमारे सारे प्लान एंड पॉलिसी, नीति निर्धारण करते हैं? अलग अलग आधार हो सकते हैं, पूंजीवाद भी हो सकता है, समाजवाद भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, भारत की जो आधार है वो है समाजवाद के आधार पर, सबका विकास, सबका साथ। भारत सरकार द्वारा, 12वां सवाल है, भारत सरकार द्वारा
किस वर्ष में योजना आयोग को समाप्त किया गया है? जैसा कि पहले हमने सवाल का जवाब दिया, 1950 में आजादी के बाद पहली बार योजना प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई 1950 में, और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको समाप्त किया। लेकिन इसको समाप्त करने के बदले क्या नया चालू किया, वो आपके ढूंढने के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ जानकारी आप भी गूगल पर सर्च करें या जाने, लेकिन हम इसको जरूर आगे आके बताएंगे आपको। 13वां सवाल है, इंतजार ज्यादा नहीं करवा रहे हैं हम आपको। प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट 2014 में कर दिया गया था। आप सबके मन में सवाल होगा कि इतनी देर से सर आप ही बता दीजिए ना, प्लानिंग कमीशन के बजाय क्या आया था। तो सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? नाम है नीति आयोग। 2014 में योजना आयोग को समाप्त किया और उसके बदले दूसरा जो नाम रखा गया वो रखा गया नीति आयोग। अब सवाल यह आता है कि क्या है नीति आयोग, पूरा नाम क्या है? चलो इतना तो बताओ। NITI, नीति। नीति वैसे हिंदी में भी कह सकते हैं कि हमारी नीतियां क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारा दूरदर्शिता का सोच क्या है। लेकिन यहाँ नीति NITI इंग्लिश में बोलते हैं। नीति आयोग की अपनी वेबसाइट भी है, आप वहां पर भी जाइए, बहुत अच्छी जानकारी आपको भारत की मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ नाम बता रहा हूँ पूरा। N for नेशनल, I for of Institute, of T for Transformation of India, I for India, यानी कि N for National, I for Institute, T for Transformation and again I for India। पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? 15वां सवाल। भाई बहनों याद रखें, इनमें से कुछ सवाल आपको अपने कंपटीशन में, केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि KBC जैसे शोज में भी बहुत सारे सवाल कभी कभी इन बुक्स में से पाए जाते हैं, इंसिडेंटली और सेलेक्टेड, वी डोंट नो। बट एक सवाल अगर KBC में अगर आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिला, 1 लाख का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है, 10 लाख का और 1 करोड़ का भी हो सकता है, तो बुक से पढ़ने में कोई हानि नहीं है। आप इसको घर परिवार में अपने परिवार के बच्चों के साथ सवाल पूछें और आप भी उसका आंसर देखें, फिर पूछें, फिर देखें, और इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स को अगर गो थ्रू करेंगे तो हो सकता है आपकी भारत विकास परिषद के ये भारत को जानो कंपटीशन 2001 से भारत विकास परिषद कर रहा है, भारत को जानो। और ये सबसे पहले ग्रास रूट स्कूल लेवल पर होता है। आपकी स्कूल की पार्टिसिपेशन एंट्री, हमारी शाखाएं अलग अलग भारत देश में फैली हुई है, वहाँ या तो आप अप्रोच कर सकते हैं या हमारी शाखा आपसे अप्रोच करेगी। आप इस बुक की जानकारी ले सकते हैं, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और शाखा पे पार्टिसिपेशन के बाद 6वीं और 8वीं स्टैंडर्ड के बच्चों का अलग कंपटीशन है और 9वीं और 12वीं के बच्चों का अलग कंपटीशन है। ये बच्चों के कंपटीशन होने के पहले स्कूल लेवल पे जनरल रिटन कंपटीशन या रिटन टेस्ट होता है, जिसमें 50% के माध्यम से बेसिक जानकारी जानी जाती है और उनमें जो अव्वल नंबर बच्चे होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं हमारी शाखा में बुलाकर, अलग अलग स्कूल के द्वारा कंपटीशन कराकर एक टीम को वहां जीता हुआ डिक्लेयर किया जाता है। वो टीम फिर प्रांत लेवल पर, यानी कि अलग अलग शाखाओं के कंपटीशन की स्कूल, विनर स्कूल वहां पार्टिसिपेट करती है। प्रांत लेवल के बाद रीजन लेवल पर भारत विकास परिषद की जो 10 रीजन है भारतवर्ष को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे कि वेस्ट रीजन गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन
वो काउंट किया जाता है। उस लेवल के कंपटीशन में अलग अलग प्रांतों की टीमें आती है, विनर टीमें, और वो फाइनली वहां से जो विन टीम होती है रीजन की, वो जो 10 रीजन है पूरे भारत के, इन 10 टीमों को फिर से कंपटीशन में लाया जाता है। बहुत अच्छे रिवार्ड और अवार्ड भी हैं भाई और बहनों। और तो और पब्लिक के लिए कंपटीशन भी है। आप बने रहिए www.bvpindia.com पर, ऑनलाइन कंपटीशन है और बहुत अच्छे अवार्ड हैं। तो अगला सवाल है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है। कुछ देर आपको रेस्ट करने के लिए देना, दिमाग आप भी चलाइए। हर चीज अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या बताएंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको फोन फ्रेंड कर सकते हैं, कुछ देर के लिए पूछिए, किताब गूगल करिए, जो भी करिए, लेकिन सोच के दिमाग लगाइए थोड़ा। सोचा कुछ? नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। है ना इसी सवाल? याद रहेगा? श्योर आपको ये सवाल मोस्ट लाइकली है कि कोई भी कंपटीशन में भारत विकास परिषद के लिए स्कूल लेवल के कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अभी ये कंपटीशन पूरे इंडिया लेवल पर, ब्रांच लेवल पर अगस्त से चालू हो गया है। आप जल्दी करें, इस मेरे वीडियो को देखें, कुछ सवाल सीखें और वेबसाइट पर विजिट करके पूरी किताब को भी आप देख सकते हैं। भारत में 16वां सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? प्रथम, भारत आजाद हुआ 1947 में, और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं पंचवर्षीय 5 वर्ष की प्लानिंग होती है भारत सरकार, बजट होता है प्लानिंग। 1951 में ऐसा करेक्ट आंसर दिखा रहा है। आप ये बुक देखिए, आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। मैं अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूँ। 17वां साल है, 17वां क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? वार्षिक विकास दर आंसर है 11वीं योजना। अब आप ऑन एन एस्टिमेट 11वीं योजना अगर आप लगाना चाहें तो 11 को मल्टीप्लाई करिए 5 साल से, 55 साल बाद, यानी कि 1961 के 55 साल बाद 2005 से या उसके आगे की जो भी ईयर आता है वो 11वीं योजना होगी। आप अपने हिसाब से देखिए। 18वां सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर न्यूनतम रही? तीसरी योजना में आंसर है ज्यादा रही थी 11वीं योजना में, और कम रही, न्यूनतम रही तीसरी योजना में। आज हम इस एपिसोड में केवल 20 सवाल करेंगे। 20 सवाल के बाद लगातार हम आगे 20 सवाल और लेंगे अलग अलग एपिसोड के माध्यम से। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने बताया, आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार और हमारे लाडले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा भी घर घर में तिरंगा और फहराने का जो आह्वान किया गया है, देश प्रेम के प्रति, देशभक्ति के लिए, हम सबको मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, आप भी न भूलें 2 तारीख से 2 अगस्त यानी कि कल से लेकर लगातार 15 तारीख तक अपने सोशल मीडिया डीपी पे भी आप तिरंगा लगा सकते हैं। और 13 से 15 अगस्त 2022 को तो खास तौर पर अपने घर में भी तिरंगा फहरा सकते हैं। जैसे कि तिरंगे के रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है, वो एक और एपिसोड हम लेकर आएंगे। क्या अमेंडमेंट हुए हैं जो हमें जाननी चाहिए।
19वां सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, राष्ट्रीय पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन के लिए, आय की गणना के लिए भाई बहनों 1993, 94 इज द राइट आंसर। और 20वां और फाइनली सवाल है, भारत के किस राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत है? गरीबी की रेखा से नीचे सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य का नाम बताओ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, वो आप देखिए। लेकिन अभी जो सवाल है वो सवाल है हमारा, किस राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत है? आंसर है, राज्य का नाम है गोवा, परसेंटेज है 6.3%। तो भाइयों बहनों, आज के हमारी 20 सवाल, और लगातार आप बने रहिए राम लक्ष्मण स्टूडियो लाइव पर। 75 एपिसोड हमारी कल्पना और संकल्प है कि 15 अगस्त के आसपास हम पूरे कर देंगे। देखते रहिए राम लक्ष्मण स्टूडियो लाइव। भारत को जानो। आपको एक छोटी सी जानकारी और दूं मैं, जो आपको काम आ सकती है। मैं एक और बुक से आपका परिचय कराता हूँ। यह है बुक राष्ट्रीय चेतना के ऊपर। आप अच्छे ढंग से देख रहे हैं, स्वर्ण जयंती समारोह है। उस समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद उपस्थित थे। क्या है ये बुक? हिंदी और संस्कृत गीतों का संकलन, जो राष्ट्रीय चेतना के स्वर के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता भारत विकास परिषद एक कंपटीशन है। 6वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे, स्कूल के बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम 8 बच्चे गाना गाने में होते हैं और 3 म्यूजिशियन होते हैं। कुछ रूल्स और डिसिप्लिन है। किसी भी तरह का म्यूजिकल इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं होता है। लाइव आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल राम लक्ष्मण गुड लाइफ से 100 से ज्यादा वीडियो मैंने इस पर डाला है, मुंबई एरिया और नेशनल प्रोग्राम के। यह भी प्रोग्राम 1967 से भारत में किया जा रहा है, और इसके साथ हम लोक गीत का प्रोग्राम भी करते हैं। ये भी ब्रांच, स्टेट प्रांत, रीजन, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, एक रीजन से 10 रीजन, सभी रीजन की सभी टीम विनर आती है। तो नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, और अवार्ड और ऑनर के साथ पूरी टीम का सम्मान किया जाता है। इसमें जो आप फोटो देखते हैं स्वर्ण जयंती समारोह पर, ये पनवेल स्कूल की टीम थी। और अच्छी बात यह है कि आई हैव बीन आल्सो वन ऑफ द पार्टी टू द convener for promoting or guiding my whole Mumbai area during that period, and the team represented highest level and won the first award all India basis. Congratulations, अभिनंदन आप सबका। और भी मैं आपको परिचय कराऊंगा। अगर आपके पास भी कोई कला है, कोई संस्कृति है, कोई विचार है, कोई आइडियाज है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई स्किल्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। किसी तरह का कोई आपका चार्ज नहीं, कोई खर्च नहीं। आपको मैं जूम सेशन पे इनवाइट करूंगा। 25 to 30 मिनट का ये सेशन रहता है। 5 मिनट आपका परिचय होगा, कुछ इंटरेक्शन होगा, और देन यू कैन स्प्रेड योर नॉलेज विदाउट एनी कॉस्ट and get promoted also with your ideas. भाई बहनों, this is my hobby. I am by profession chartered accountant in Mumbai. बस समाज के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए करने की कुछ इच्छा है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। आप कुछ एल्बम वीडियो सॉन्ग भी मेरे देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने समाज की
समाज को, वृद्धों के लिए और युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। उस वीडियो में भजन गायक हैं श्री अनूप जलोटा जी, और पूरे जो संगीत का संरचना म्यूजिक दिया है श्री रवि जैन जी, जो कि हमारे देश की है। दादा दादी का प्यार आप जरूर देखें अनूप जलोटा जी के साथ, मुझे दादा के रूप में। एक और वीडियो सॉन्ग है लम्हे हुए तमाम जीना, इसी का नाम 9 मिनट का वीडियो सॉन्ग है। श्री विनोद कुमार जी ने इसको प्रोड्यूस किया, सिंगर है, कुछ गा रहे हैं उसमें, और दादा और दादी के रूप में हम कपल को चूज किया गया। एमिनेंट डायरेक्टर श्री पीयूष चक्रवर्ती जी द्वारा ये गाना भी डायरेक्ट किया गया। भाई और बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए आपको वेलकम करता हूँ। मैं मुंबई बेस्ड हूँ और कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके एक्शन, रिएक्शन और कमेंट भी हाईली देखता हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, आइए हम सब पर मिलकर हर घर तिरंगा फहराएं और देश के लिए अपने आप को समर्पण कर दें। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है, घर घर में गाई जाती भारत की अमर कहानी है। नमस्कार, नमस्ते, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड